नमस्कार। तपोभूमि पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम उत्तराखंड के ऐतिहासिक शासनकाल का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें हम प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक के जो भी विभिन्न राजवंश थे और महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। बिल्कुल। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल को समझने की सहूलियत के लिए मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है ना? जी, ये 3 भाग हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो चलिए प्राचीन काल से ही शुरू करते हैं। इस दौर की जो पहली राजनीतिक शक्ति थे वो थे कुनिंद शासक, लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। हाँ, कुनिंदों को उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति माना जाता है और इनके बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका सबसे बड़ा और मुख्य स्रोत है इनकी मुद्राएं, मतलब इनके सिक्के। सिक्कों के अलावा कालसी लेख से भी इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके अनुसार कुनिंद शुरुआती दौर में मौर्यों के अधीन थे। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा साहित्यिक स्रोतों में भी इनका जिक्र है। महाभारत में कुनिंदों के लिए द्विज शब्द का उपयोग किया गया है। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी लेखकों ने भी इनका जिक्र किया है। जैसे प्रसिद्ध लेखक टॉलमी ने इन्हें कुरिंड ऐसी कह के संबोधित किया था। अब अगर इनके प्रशासनिक केंद्रों की बात करें तो कुनिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कलकूट में थी। अच्छा, और बाद में इनकी दूसरी राजधानी शत्रुघ्न नामक स्थान पर स्थापित हुई। हाँ, और इनके धार्मिक जीवन को देखें तो कुनिंद शासक मुख्य रूप से शैव धर्म को मानने वाले थे। और इनके प्रमुख देवता या कह सकते हैं अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर थे, जो भगवान शिव का ही एक रूप है। इस राजवंश में कई शासक हुए, लेकिन जो सबसे प्रमुख और सबसे शक्तिशाली शासक थे उनका नाम था अमोघ भूति, या कुछ जगह अमोध भूति भी मिलता है। अमोघ भूति की शक्ति का अंदाजा उनकी उपाधि से भी लगता है। उन्होंने महाराजस अजित की उपाधि धारण की थी। जी, और जैसा हमने पहले भी बात की, कुनिंदों के इतिहास का जो एकमात्र ठोस स्रोत है वो उनकी मुद्राएं ही हैं, और ये मुद्राएं हमें 3 अलग-अलग प्रकार की मिलती हैं। तो पहला प्रकार है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। ये तांगे और चांदी दोनों धातुओं से बनी होती थी। इन मुद्राओं की एक बहुत खास बात इनकी लिपि है। इन पर ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, इन सिक्कों पर एक लेख भी अंकित है जो है राज्ञः कुनिंदस अमोघ भूतिस महाराजस। ये तो सीधे सीधे राजा अमोघ भूति का नाम बताता है। हाँ बिल्कुल, और लेख के अलावा इन पर कई चिन्ह भी मिलते हैं, जैसे कि देवी, मृग, चक्र, स्वस्तिक और नाग। इन मुद्राओं का प्राप्ति क्षेत्र भी काफी बड़ा था। मतलब व्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक और पंजाब के सुनेत से लेकर सहारनपुर के बेहद तक फैला हुआ था। अब दूसरे प्रकार की मुद्राओं पर आते हैं, जिन्हें अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। इस तरह की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से मिली हैं। और इन मुद्राओं से हमें अमोघ भूति के अलावा दूसरे शासकों के नाम भी पता चलते हैं, जैसे शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरदत्त, गौमित्र और भी कई नाम हैं। जी, जैसे विजय भूति, आसिक और मगमत। और एक रोचक तथ्य ये है कि इन मुद्राओं में से 4 मुद्राएं आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई हैं। और इनकी खोज की तारीख भी दर्ज है, जो दिसंबर 1975 है। तीसरा और जो अंतिम प्रकार है वो है छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। इन पर सिर्फ ब्राह्मी लिपि मिलती है। ये मुद्राएं शिव उपासना का एक स्पष्ट संकेत देती हैं ना? बिल्कुल। और कुनिंद सिक्कों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब भी लिखी गई है, MP जोशी द्वारा लिखित मॉर्फोलॉजी ऑफ कुनिंदा कॉइन्स। ये सिक्के उत्तराखंड में कई जगहों से मिले हैं, जैसे टिहरी के अजूर से, उत्तरकाशी के देवडुंगा से, पौड़ी के मेड़गांव, श्रीनगर के सुमाड़ी और बागेश्वर की कत्यूर घाटी से। तो कुनिंदों के सबसे शक्तिशाली राजा अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर एक नई शक्ति का अधिकार हो गया, वो थे शक। और उत्तराखंड में शकों के प्रभाव का प्रमाण हमें मिलता है अल्मोड़ा में स्थित कटारमल सूर्य मंदिर से और कुमाऊं में जो शक संवत प्रचलित है उससे। शकों के बाद तराई के क्षेत्र पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव था। हाँ, कुषाण। और कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक तो कनिष्क था, जिसकी राजधानी पुरुषपुर मतलब आज का पेशावर थी। जी, और कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर भी नियंत्रण स्थापित किया था और भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उत्तराखंड में कुषाण काल के अवशेष हमें 3 मुख्य जगहों से मिलते हैं: वीरभद्र यानी ऋषिकेश, मोरध्वज यानी कोटद्वार और गोविशान यानी काशीपुर से।
इनमें से गोविशाण उस समय एक बहुत बड़ा और प्रमुख नगर हुआ करता था। इसकी खोज 1960 में केपी नौटियाल ने की थी। और कुछ अन्य खोजों की बात करें तो 1972 में मुनि की रेती से कुषाण शासक हुविष्क की 44 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। अच्छा, साथ ही गोविशाण से वासुदेव द्वितीय की 3 स्वर्ण मुद्राएं और खटीमा से बसु राजा की 7 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली हैं। प्राचीन काल में एक और वंश था, यौधेय वंश। ये कुनिंदों के समकालीन थे और इनका शासन यमुना और सतलज नदियों के बीच के इलाके में था। इनकी शासन व्यवस्था एक गणराज्य व्यवस्था थी और इनके जो अधिष्ठाता देव थे वो थे कार्तिकेय, जिन्हें शूलधारी भी कहा जाता है। इनके सिक्के हमें देहरादून के जौनसार भावर क्षेत्र और पौड़ी के कालो डांडा यानी लैंड्सडाउन से मिले हैं। इसी वंश से संबंधित एक शासक शीलवर्मन का भी जिक्र मिलता है। विकासनगर से इनकी बाड़वाला यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। और उस यज्ञ वेदिका से पता चलता है कि उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हालांकि इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है कि वो कुनिंद थे या यौधेय। अच्छा, अब बात करते हैं कर्तृपुर राज्य की। इसका क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल और रोहिलखंड का उत्तरी भाग था। हाँ, और इस राज्य का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये गुप्त साम्राज्य के अधीन एक राज्य था। इसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी और 5वीं शताब्दी के आसपास नागों ने इस राज्य का अंत कर दिया। तो इसके बाद नाग वंश का शासन आया, जो लगभग 6ठी से 7वीं शताब्दी तक रहा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। इस लेख से हमें नागवंश के कुछ राजाओं के नाम पता चलते हैं, जैसे स्कंदनाग, गणपति नाग, विभुनाग और अंशुनाग। इनमें गणपति नाग सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। नागों के बाद फिर मौखरी वंश का उदय हुआ। इनकी राजधानी कन्नौज थी और इस वंश के संस्थापक हरिवर्मा थे। इस वंश के अंतिम शासक गृहवर्मा थे। उनकी हत्या के बाद ये पूरा क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन आ गया था। हर्षवर्धन के काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से 2 स्रोतों से मिलती है। एक तो उनके दरबारी कवि बाण भट्ट की हर्षचरित और दूसरा चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से। हाँ, वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में उत्तराखंड के लिए पोली ही मोपोलो शब्द का प्रयोग किया है, मतलब ब्रह्मपुर, और हरिद्वार को मोयुलो कहा है। तो ये तो था प्राचीन काल का एक अवलोकन। अब हम उत्तराखंड के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश की ओर बढ़ते हैं। कत्यूरी राजवंश, इसे मध्य हिमालय का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। इनका शासनकाल 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक रहा। जी, और स्थापत्य व मूर्तिकला की दृष्टि से इनके काल को उत्तराखंड का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनके मूल स्थान को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। जैसे लक्ष्मीदत्त जोशी जी इन्हें अयोध्या का मानते हैं। वहीं बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कत्यूरी राजा सूर्यवंशी थे। और इतिहासकार एटकिंसन इन्हें कश्मीर के कटूरी या कटौर राजपूतों से संबंधित मानते हैं। इनकी पहली राजधानी जोशीमठ चमोली में थी। ये गढ़वाल में कत्यूरी सत्ता का पहला केंद्र था। और बाद में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बैजनाथ यानी बागेश्वर को बनाया, जिसे वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर या कत्यूर घाटी भी कहते हैं। कुछ स्रोतों में ये भी मिलता है कि 7वीं सदी में ढिकुली इनकी शीतकालीन राजधानी हुआ करती थी। और कनिंघम के अनुसार इनकी राजधानी रामगंगा तट पर स्थित लखनपुर थी। इस राजवंश के बारे में जानकारी देने वाले अब तक 8 प्रमुख अभिलेख मिले हैं और इन सभी की लिपि कुटिला लिपि है। ये अभिलेख हमें बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और चंपावत जैसी जगहों से मिले हैं। अच्छा, अध्ययन की सुविधा के लिए कत्यूरी राजवंश को 3 परिवारों में बांटा जाता है। पहला परिवार था बसंत देव वंश का। बसंत देव को ही कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक माना जाता है और उनकी उपाधि थी परमोभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इसका उल्लेख बागेश्वर लेख में मिलता है। उन्होंने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया और स्वर्णेश्वर नाम का एक गांव दान में दिया था। इसमें आगे चलकर खरपर देव वंश हुआ, जिसमें खरपर देव, कल्याण राज और त्रिभुवन राज जैसे शासक हुए। इनमें से खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे। और त्रिभुवन राज, जो इस वंश के अंतिम शासक थे, उन्होंने व्याघ्रेश्वर मंदिर को भूमिदान दी और किरातों व शिकाओं से संधि भी की थी। अब दूसरे परिवार की बात करते हैं, जो था निम्बरदेव वंश। इसके संस्थापक निम्बरदेव शैव धर्म के अनुयायी थे।
उनकी रानी का नाम नाथू देवी था। उन्होंने जागेश्वर मंदिर समूह में विमानों का निर्माण करवाया, जिसे इस क्षेत्र में वास्तुकला का प्रारंभ माना जाता है। इतना ही नहीं, निम्बरदेव ने जागेश्वर को कुमाऊं का एक पवित्र धाम भी घोषित किया था। इनके बाद अगले शासक हुए इष्टगणदेव, जिन्होंने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। उनकी पत्नी का नाम वेगा देवी था। इष्टगणदेव ने जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषासुरमर्दिनी, लकुलीश और नटराज मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितशूर देव हुआ, लगभग 832 ईस्वी में। इस राजवंश के सबसे ज्यादा ताम्रपत्र उन्हीं के मिले हैं। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में तो उन्हें कल कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार हेतु वराह अवतार कहा गया है। मतलब उनकी तुलना भगवान विष्णु के वराह अवतार से की गई है। उनकी 2 पत्नियां थी, लया देवी और सामदेवी, और सामदेवी द्वारा एक नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। अगले शासक भूदेव ने बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया था। बागेश्वर लेख में उन्हें परम बुद्ध श्रवण रिपु कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। तीसरा और अंतिम परिवार था सलोड़ादित्य वंश का, जिसके संस्थापक इच्छरदेव थे। इसकी जानकारी हमें बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से मिलती है। इस वंश के प्रमुख शासक थे इच्छरदेव, दिसतदेव, पद्मदेव और सुभिक्षराज देव। इनमें से पद्मदेव को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि भी दान दी थी। उनकी दानशीलता की तुलना बलि, दधीची और विक्रमादित्य जैसे महान दानियों से की गई है। जी, सुभिक्षराज देव सलोड़ादित्य वंश के और साथ ही पूरे कार्तिकेयपुर राजवंश के भी अंतिम शासक माने जाते हैं। उनकी उपाधि परम वैष्णव या परम ब्राह्मण थी और उनकी राजधानी सुभिक्षपुर थी। इसके बाद वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में पाल वंश का शासन आया, जो सुभिक्षराज देव के ही वंशज माने जाते हैं। उन्होंने गोमती घाटी में अपनी राजधानी बनाई। इनके शासकों में लखनपाल देव, इंद्रपाल देव और त्रिभुवनपाल देव का नाम आता है। अच्छा, अब कत्यूरी प्रशासन व्यवस्था को भी देख लेते हैं। उस समय राजमात्य मंत्री को कहते थे जी, और बलाध्यक्ष सेनानायक को, महासंधि विग्रहक विदेश मंत्री को, और अक्षपटल अधिकृत अभिलेख अधिकारी होता था। दंडनायक या महादंडनायक पुलिस अधिकारी, कटुक गुप्तचर और भागिक भूमिकर अधिकारी होता था। उनकी सेना भी 4 भागों में विभाजित थी। पदातिक यानी पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और उष्ट्रारोही। उनकी अर्थव्यवस्था के आय के मुख्य स्रोत थे कृषि, वन और खनिज। भूमि 2 प्रकार की थी, केदार यानी सिंचित भूमि और सारी यानी असिंचित भूमि। भूमि मापने की भी इकाइयां थीं। द्रोणवाप, जो 16 नाली के बराबर होती थी, खारीवाप और कुल्यवाप। सामाजिक संरचना में 4 प्रमुख वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, खश और चांडाल। इनके ताम्रपत्रों में खस, द्रविड़, गौड़, कलिंग, हुण और बांडाल जैसे समुदायों का भी उल्लेख मिलता है। धार्मिक रूप से देखें तो शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं प्रचलित थीं। कार्तिकेय, शिव और विष्णु प्रमुख देवता थे। और ये वही समय था जब आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे और 820 ईस्वी में उन्होंने केदारनाथ में देह त्याग किया। उन्होंने ही भारत में 4 मठों की स्थापना की थी: ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी, द्वारिका और पुरी। तो फिर इतने वैभवशाली राजवंश का पतन क्यों हुआ? इसके मुख्य कारण थे बाद के शासकों का अत्याचारी होना, बाहरी आक्रमण, सामंतों की शक्ति बढ़ना और राज्य का कई शाखाओं में बढ़ जाना। जी, इन्हीं कारणों से 13वीं शताब्दी आते आते कत्यूरी साम्राज्य का विघटन हो गया। अत्याचारी शासन, आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमणों की वजह से कत्यूरी राज्य कई छोटी छोटी शाखाओं या ठकुराइयों में बंट गया। इतिहास में इस काल को बहुराजकता युग भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसा युग जिसमें कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उस समय की प्रमुख कत्यूरी शाखाएं थीं कत्यूर बैजनाथ, पाली पछाऊ, अस्कोट, सीरा, डोटी, सुई, बारामंडल और अर्कोट शाखा। इन्हीं में से एक प्रमुख शाखा आसंती देव वंश की थी, जिसके संस्थापक आसंती देव थे। उनकी शुरुआती राजधानी जोशीमठ थी, जो बाद में रणचूला कोट यानी कत्यूर घाटी में स्थानांतरित हो गई। इस वंश के शासकों का क्रम कुछ इस तरह था: आसंती देव, बासंती राई, एथ, गोरा राय और अंत में ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव इस वंश का अंतिम और एक अत्याचारी शासक था। लोक गाथाओं में उसे वीरमदेव, वीरदेव या बहुराज भी कहा गया है।
और इसी काल से जियारानी की प्रसिद्ध लोक गाथा भी जुड़ी हुई है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जियारानी कत्यूरी राजमाता थीं। उनका बचपन का नाम मोला देवी पुंडीर था और उन्हें कुमाऊं की लक्ष्मी देवी भी कहा जाता है। उनके पति का नाम प्रीतम देव या कृथ्वीपाल था और उनके पिता हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर थे। उनके पुत्रों के नाम थे ब्रह्मदेव, धामदेव और धुलादेव। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रह्मदेव बड़ी रानी के पुत्र थे। जियारानी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है तैमूर लंग के साथ उनका युद्ध, जो रानी बाग में हुआ था और जिसमें जियारानी की जीत हुई थी। उनकी स्मृति में आज भी रानी बाग में मेला लगता है और वहां जियारानी गुफा भी स्थित है। अब तैमूर लंग की बात करें तो उसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर और जनवरी 1399 में हरिद्वार और यमुना घाटी पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें मुल्फुजात तैमूरी और जफरनामा से मिलती है। तैमूर ने गंगाद्वार यानी हरिद्वार में बहुराज या ब्रह्मदेव से और सिरमौर में राजा रतन सेन से युद्ध किया, लेकिन रानी बाग में वो जियारानी से हार गया था। जी, इस उथल-पुथल के दौरान नेपाल से भी आक्रमण हुए हैं। पहला 1191 ईस्वी में अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। इसका प्रमाण गोपेश्वर त्रिशूल लेख है। और दूसरा आक्रमण 1223 ईस्वी में काचल देव या झापल देव ने किया और कुमाऊं पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इस दूसरे आक्रमण का प्रमाण हमें बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र से मिलता है। चक्राता क्षेत्र में उस समय बहुबाण वंश का शासन था, जिसकी राजधानी एक चक्रा या चक्राता थी। यहाँ 7 शासकों का उल्लेख है, जिनमें महानतम शासक सूर्यसेन था और उसका आश्रित कवि अल्लटनाथ था। सिरमौर क्षेत्र में शासक राणा देवपाल थे, जिनके दुर्ग संतूरगढ़ और सलमूर थे। उन्होंने बलबन के विद्रोहियों को शरण दी थी, जिसका स्रोत है तबकात-ए-नसीरी। अन्य छोटे राज्यों में अस्कोट के शासक रजबार कहलाते थे, जो पाल वंश के थे और संस्थापक थे अभयदेव। गंगोलीहाट में मणिकोटी राजवंश का शासन था। और सुई राज्य यानी लोहाघाट का संस्थापक ब्रह्मदेव था। इसी के समय में सोमचंद का कुमाऊं आगमन हुआ था। और उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध लोक प्रेम कथा मालूशाही राजूला, वो भी इसी काल से संबंधित हैं। मालूशाही चौखुटिया के कत्यूरी राजकुमार थे और राजूला भोट क्षेत्र चमोली की राजकुमारी थी। अच्छा, अब दिल्ली सल्तनत से संबंधों को देखें तो मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र को कुमाऊं पर्वत, शिवालिक या दामन-ए-कोह कहा है। प्रमुख घटनाओं में रजिया सुल्तान के समय मोहम्मद जुनैदी को यहाँ शरण मिली थी और बलबन ने सिरमौर अभियान किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों ने शिवालिक मार्ग से आक्रमण किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने नागरकोट और कराचल पर्वत के अभियान किए थे, जिसका स्रोत तारीख-ए-फिरोजशाही और रेहला है। मुगल काल में अकबर के लिए हरिद्वार से गंगा जल मंगवाया जाता था। जहांगीर ने हरिद्वार की यात्रा की थी और औरंगजेब ने हिमाचल में बुटौलगढ़ का अभियान किया था। आईने अकबरी में तराई क्षेत्र में 21 या 29 महलों का उल्लेख है, हालांकि यह तथ्य थोड़ा विवादास्पद है। तो सांस्कृतिक रूप से कतूरी काल स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्ण काल था। बिल्कुल। वहीं मध्यकाल राजनीतिक विघटन का काल था, लेकिन इस दौर में लोक संस्कृति बहुत समृद्ध हुई। जैसे जागर, लोक कथाएं और मंदिर परंपरा जीवित रही। जी, तो परीक्षा के लिए कुछ मुख्य बिंदु याद रखने चाहिए। कतूरी पतन के बाद बहुराजत्ता का युग आया। जियारानी और तैमूर का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। नेपाल के आक्रमण 1191 और 1223 ईस्वी में हुए और इस क्षेत्र का दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों से संपर्क स्थापित हुआ। साथ ही लोक गाथाओं का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। हम सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध करते हैं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अन्य परीक्षार्थियों के साथ साझा करें और संपूर्ण श्रृंखला आधारित तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं आपको एक और